हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल ही रहा था। 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हम तो थर्ड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में फॉर्मेशन पे आ गए हम लोग कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। कोई फंक्शन लिखा है, दैट मीन द सॉल्यूशन। तो हम ये देखेंगे कि किसी फंक्शन से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। और ये आना चाहिए जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो फॉर्मेशन पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करना चाहिए। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा सॉल्यूशन का होगा और फॉर्मेशन के बारे में गुड आइडिया होना जरूरी है। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कमांड में रहे और आपसे इधर उधर दूर ना जाए और आप आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कंफर्टेबल होते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, फीलिंग बड़ी अच्छी है आपकी, तो बहुत जरूरी है हर छोटी छोटी चीजें जैसे मैं कवर करते जा रहा हूं। तो शुरू के 2 लेक्चर आप देख चुके होंगे, थर्ड लेक्चर ये है। तो लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करने वाले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम बोलते हैं हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो आपके पास कोई फंक्शन या फैमिली गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। फैमिली लिखने का मतलब है फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। और अगर मेरे को इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो ये इसका डेरिवेटिव आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस डेरिवेटिव फॉर्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट। जो आपका कांस्टेंट होता है उसको आपको रिमूव करना होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करो। वैसे लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो आप डिफरेंशिएट करो उस फंक्शन को और आर्बिट्री जो कांस्टेंट है, सिंपली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, द आर्बिट्री कांस्टेंट, द रैंडम कांस्टेंट, उसको आपको रिमूव करना और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। बस इतना ही है। अगर बोला जाए कि एक लाइन में आपके पास है कि भैया किसी भी फंक्शन से या फैमिली ऑफ कर्व से अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा और एलिमिनेट करूंगा। अब इतनी बातों को हम कितने अच्छे से रखते हैं ये देखना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते। लिखा है कि द गिवन इक्वेशन कंटेन वन आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फिर डिफरेंशिएट करना उसको एक बार और फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में, किसी फंक्शन में, इक्वेशन या फंक्शन, इसकी जगह आप फंक्शन भी बोल सकते हो, फैमिली ऑफ कर्व, किसी फंक्शन में अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फिर आप एक बार डिफरेंशिएट करो। किसी फंक्शन या इक्वेशन में अगर आपके पास फंक्शन या इक्वेशन में अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिक पॉइंट ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट या सिंपली कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। और जब ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगा। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी यही होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। देखेंगे अब, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी, यही बातें अभी हम करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का फंडामेंटल कंसेप्ट यही है, हाउ। अगर मैं हाउ बोलता हूं तो एक इक्वेशन लिया मैं, y इक्वल टू mx, यहाँ पे m जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज 1। तो जो m दिख रहा है आपके पास वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, m जो दिख रहा है वो आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या मतलब है सर इसका? हम तो सर कांस्टेंट बोलते थे, की बात है, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट देखो आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू mx, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसी को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अभी तो मैं जनरल सॉल्यूशन टर्म यूज नहीं करना चाहता हूं। हमारे पास तो एक फंक्शन है y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx में अगर मैं m की अलग अलग वैल्यू अगर मैं बोलूं तो पता आपके पास y इक्वल टू mx में अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हो तो m की अलग अलग वैल्यू के लिए ये आपके पास y है, ये x है, और m की वैल्यू अलग अलग अगर आप पुट करोगे तो आपके पास हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं आपके पास कि ये है, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं, ये है, ये m की अलग अलग वैल्यू। m के लिए जितने ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतने ज्यादा स्लोप होते जाएगा। तो मान लेते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे मान लेते हैं कि m इक्वल टू 3 है, ऐसे मान लिया m की वैल्यू 2 है। m मतलब स्लोप है, तो स्लोप ज्यादा होगा तो वर्टिकल आपके पास ज्यादा दिखेगा, m की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि ये देखो आपके पास
ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके पास फैमिली ऑफ, ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया, द फैमिली ऑफ कर्व और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द फैमिली ऑफ कर्व, और कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और कर्व ही आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये, और एम की अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर दी। समझना बहुत ध्यान से, आराम से देखते जाना, और हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो जब y इक्वल टू mx लिखा है तो m तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलूंगा जब m की कोई एक वैल्यू होगी। तो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब बात होगी जब सॉल्यूशन की बात होगी। आज तो हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे अभी। तो y इक्वल टू mx और m की जो डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो अलग अलग फिगर बनेंगे, इसीलिए इसको हम फैमिली भी ऑफ कर्व भी बोल देते हैं। क्योंकि मैं m की 10 वैल्यू पुट करूंगा तो 10 फिगर बन जाएंगे, सब ओरिजिन से पास होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन आपके पास 10 अलग अलग फिगर बन जाएंगे अगर मैं m की 10 वैल्यू पुट करूंगा तो। इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी क्या बोल देता हूं, फैमिली ऑफ कर्व, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट। जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो अलग अलग आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, अलग अलग स्लोप होगा, और अलग अलग स्लोप होगा, और सबको देखोगे तो आपको देखिएगा अरे तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इज द फैमिली ऑफ कर्व। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कल पैराबोला होगा, कल हाइपरबोला होगा, कल सर्कल होगा, बहुत सारी बातें हो सकती है, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व एक जनरलाइज टर्म बोल देते हैं। वैसे तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। ओके ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूं क्या नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, y इक्वल टू mx में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट अगर 1 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना होगा, 1। एक ही बार मेरे को डिफरेंशिएट करने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब देखो y की वैल्यू आपके पास y ds की है, y ds का मतलब होता है dy by dx, dy by dx, ये y ds का मतलब dy by dx की है, तो mx का m आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये y ds इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 1 से देखो कि m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू y by x, तो m की वैल्यू को तो y by x पुट कर सकता हूँ, या फिर y इक्वल टू mx में m की वैल्यू y ds पुट कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू mx है तो m की वैल्यू क्या है, y ds है, तो y ds पुट कर दिया। y ds क्या होता है, dy by dx होता है, तो y by x आ गया, तो dy by dx इक्वल टू y by x आ गया, तो dy by dx माइनस y by x इक्वल टू, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किससे है आपके पास, ये y इक्वल टू mx से, ये y इक्वल टू mx से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दिस वन। और आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया, m लिखा हो, c लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। तो सर डिफरेंशिएशन कितने बार करना, अच्छा आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करते आना चाहिए, रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बचेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो y डेज की वैल्यू m है, तो यहां पे जो m की जगह y डेज पुट कर दिया, तो y इक्वल टू y डेज इक्वल टू x। y डेज क्या है, डेरिवेटिव है, dy by dx। तो देखो y डेज की वैल्यू आपके पास m, तो m की जगह पुट कर दी dy by dx, तो dy by dx माइनस y by x, y by x को इधर लेगा तो dy by dx माइनस y by x इक्वल टू 0, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखा आपके पास, इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बट स्टार्ट ऐसे ही करना चाहिए। जब आप किसी को बोल रहे हो कि यार मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करो। सबसे आसान एग्जांपल, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिया, एक ही बार डिफरेंशिएट किया। सपोज करो आपके पास ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो है, अब यहां पे ध्यान देखो c1x है आपके पास, और यहां पे आपके पास लिखा है ये c1 का स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास, ये नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास c1 ऐसा लिख दिया, c1x प्लस c1 का स्क्वायर। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो c1 आ जाएगा। और तो अगर मैं बोलूं कि देखो दोनों अगर आपके पास एक ही कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट अगर आपके पास दिख रहा है, और दोनों को अगर एक ही बार अगर लिखा गया आपके पास, अगर सपोज करो y इक्वल टू c1x प्लस c1 का स्क्वायर ही है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, क्योंकि c1 दोनों में लिखा गया। मैं चेंज भी कर देता हूं, दोनों में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा है, एक बार मैं डिफरेंशिएट किया तो y डेज के लिए कितनी होगी, c1 हो गई। अब मैं c1 की जगह पे पुट कर दूंगा y डेज, तो y डेज हो गया और ये y डेज का स्क्वायर आ गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, हो गया ये आंसर, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही था। बट सपोज करो y इक्वल टू मेरे पास है c1x प्लस c2। अब बताओ भाई साहब, सर y1 इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अब 2 है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। अब तो बताओ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सर उतना ही होगा जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सर 2 होगा। चलो ठीक, अगर 2 होगा तो y कर लेता हूँ, y डेज कर लेता हूँ, y डेज मतलब dy by dx कितना आ जाएगा, c1x का सर c1 आ गया। लेकिन तो एक ही बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बार, y डबल डेज करो, c1 कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। पता है इसका मतलब है यही इसका आंसर है। तो ये है डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, हो गया दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर।
आपको लग सकता है कि सर ये आंसर, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं थोड़ी सी आगे की बात कर देता हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। अगर मैं बोल दूं कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, कोई मेरे को बोल दे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और वाई डबल डेज इक्वल टू 0, एक ही बात है यार, लिखने का स्टाइल है बस। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब मैं 0 को इंटीग्रेट करूंगा तो 0 आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, ये लिख दिया। ठीक है, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया सर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो कांस्टेंट आ गया सर C1, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, एक बार और इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो गया, y हो गया सर, C1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, C1x हो गया, और एक और कांस्टेंट C2 आ गया, और ये देखो आपके पास y इक्वल टू C1x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये गिवन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, और ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये देखो y इक्वल टू C1x प्लस C2, ये जो आपको दिया रहता है y इक्वल टू C1x प्लस C2, जिसको आप फंक्शन बोलते हो, जिसको आप बोलते हो फंक्शन या फैमिली ऑफ कर्व फंक्शन, और क्या बोलते हो, फैमिली ऑफ कर्व। अगर मैं और अच्छा टर्म बोलूं तो पता है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब है यही एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। तो जो आप जिसको फंक्शन बोलते हो, जिसको फैमिली ऑफ कर्व बोलते हो, एक्चुअली वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जब तक हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ते इतने जल्दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म यूज नहीं करते। जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो सॉल्यूशन की बात ही चलते रहेगी। अब तो इसकी स्टोरी सॉल्यूशन से चालू होगी और चलते ही जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्चुअली ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, इंटीग्रेशन सबको आता होगा कि इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यार। 11 12 में हम इंटीग्रेशन किया, फिर से एक बार इंटीग्रेट किया तो जो C1 था उसका इंटीग्रेशन C1x हो गया, और एक कांस्टेंट आ गया C2। देखो वही आंसर आ गया। इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसी को आप बोलते हो फंक्शन, इसी को आप बोलते हो फंक्शन, ये फंक्शन या फैमिली ऑफ कर्व। तो क्लियर रहना चाहिए। बट अगर मैं सेम कांस्टेंट रखा हूं तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 1 है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे 1 ही होने वाला था। इसका मतलब है इस जगह पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही होने वाला था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट सेम है, ये वाला और ये वाला। तो फिर एक ही बार डिफरेंशिएट किए तो y डेज C1 आ गया, और y डेज की वैल्यू C1 की जगह रिप्लेस कर लिए y को, ये आंसर। तो क्लियर रहना चाहिए, दोनों सेम दिख रहा होगा लेकिन दोनों अलग अलग है। ये सेम आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक था, इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएशन। वन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे तो देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, और मैं आपको सॉल्यूशन भी निकाल के दिखा दिया। ये देखो सॉल्यूशन भी निकाल के दिखा दिया कि जस्ट इसकी नीड नहीं थी, अभी हम तो सॉल्यूशन पढ़ नहीं रहे, बट फिर भी। अब जैसे आपके पास y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है। अब इस y को अगर मैं बोलूं कि y को क्या बोलेंगे, तब तो आपको समझ आ गया क्या बोलेंगे इस y को। सर इस y को चाहूं तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं, सर इस y को आप तो बता दिए क्या बोलते हैं सर, फैमिली ऑफ कर्व, बिल्कुल सही, फैमिली ऑफ कर्व। ओके, और क्या बोल सकते हैं सर, फंक्शन, बिल्कुल सही, फंक्शन बोल सकते हैं। और बताओ और क्या बोल सकते हैं सर, अभी आप बोल रहे थे सर इसको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। हाँ, अब ठीक है, हम थोड़ा सा तो आगे जान गए, तो कुछ भी बोलो आप, ऑल आर सेम। यस सर, ऑल आर सेम। अच्छा, मेरे को तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मेरे को तो क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स पूरा लिखने की जगह सिर्फ वाई डेस लिखने से भी हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बोलूं चाहे वाई डेस बोलूं, कोई डिफरेंस नहीं सर, एक ही बात। ठीक है, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ए कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं। यस सर, नंबर ऑफ, अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, सीन करो इसको, सीन कर रहे हैं सर। क्या सीन करने से क्या पता चल रहा है कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है सर। क्यों 2 है सर, दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर, वही 2 सर, ए कॉमा बी, ए और बी। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसका ऑर्डर कितना होगा सर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगा। चल अच्छी बात है कि इतना आपको बेसिक आइडिया है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो इतना आगे, एक बार डिफरेंशिएट करो, इतना लिखने से चल जाता, बार बार डी स्क्वायर। अच्छा, एक बार आपको लिख भी देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात है,
कुछ लोग ऐसा ही लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा, बहुत आर सेम। ए cos x का कितना होगा डिफरेंशिएशन सर, sin x है, माइनस साइन, माइनस ए sin x, और sin x का cos x होता है तो माइनस तो पहले से था, इतना आ गया। अच्छा आपके पास इक्वेशन देखो, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा है, तीसरा। जो दिया है वो पहला, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया दूसरा, और एक बार और डिफरेंशिएट किया। सर दो बार क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो उतनी जरूरत पड़ेगी जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑलवेज रिमेंबर। अब आपको देखना है ध्यान से। अच्छा अब आपको ऑब्जर्वेशन देखना है, क्या दिख रहा है आपको? अच्छा ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3। अगर मैं बोलूं फ्रॉम इक्वेशन, उसको 1 बोल दिया करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। अगर ऐसा बोल दूं मैं कि दोनों तीनों इक्वेशन से देखो, क्या दिख रहा है भैया? सर थर्ड इक्वेशन y डबल डी से, और जो लिखा है ना सर वो y है, बट माइनस y। देखो ध्यान से, यस सर वो पहला इक्वेशन और थर्ड को अगर मैं देखूं तो सर दिख जा रहा है सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर कि y डबल डेस प्लस y इक्वल टू 0। आंसर आ गया? हाँ ये आंसर ही है। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे y डबल डेस को कैसे लिख देंगे सर? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई इशू नहीं सर, प्लस y इक्वल टू 0। तो इसमें कोई इशू नहीं है भैया, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है, ये पूरा लिखना पड़ जाता है, बहुत आसान। आंसर आ गया, यस आंसर, आंसर ये आ गया। इस बात के लिए वरी नहीं करना कि सेकंड ऑर्डर है फिर सर फर्स्ट ऑर्डर दिख नहीं रहा। अरे जरूरत फर्स्ट ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ पाई, ये दोनों रिलेट हो गए। तो ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर आएगा फिर जीरो ऑर्डर आएगा, नहीं नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपके पास टर्म मिसिंग हो सकते हैं। तो सर टर्म मिसिंग हो गए तो अरे भैया कौन सा आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं? जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना तो कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं करता। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहां पे हम खूब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ये ऑसिलेटरी सिस्टम है आपके पास, कंट्रोल सिस्टम होता तो ऑसिलेटरी सिस्टम है। मैकेनिकल वाले लोग भी वाइब्रेशन में पढ़ते हैं, उनको वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन एक टॉपिक होता है जिसमें वो मास, स्प्रिंग कांस्टेंट और फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो ये ऑसिलेशन वाली इक्वेशंस और ये अनस्टेबल एक्चुअली, वैसे तो ऑसिलेटरी है, मार्जिन स्टेबल बोलते हैं हम लोग, बट ठीक है। लेकिन जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना तो कोई बात नहीं करता सिग्निफिकेंस की। बस यही मेरे को मैथ्स से दिक्कत है और यही मेरे को कंप्लेंट भी है हमारे मैथ्स का सिलेबस बनाने वाले लोग और मैथ्स इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले लोगों से। और जो बुक लिखी गई है वो प्योर मैथमेटिक्स लिखी गई है। मैथ्स की बुक कैसी होना चाहिए था? मेरे को लगता है वो रिफर टू इंजीनियरिंग होना चाहिए था, कि कोई बातें की जा रही फिर उसके बाद नोट करके होना चाहिए था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, ऐसा लिखा होना चाहिए था बुक में, इफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तो ये आप वहां यूज करोगे, इफ यू आर केमिकल स्टूडेंट देन यहां यूज करोगे, अगर आप मैकेनिकल वाले हो यहां यूज करोगे। ऐसा करके बुक जनरलाइज होना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ मैथ्स पढ़ने में यकीन करते। फिर कोई बोलेगा कि सर ये वाई डबल डेस के बाद सर वाई डेस नहीं दिख रहा सर, तो अब मैथ्स में कौन बोले कि सर इसका क्या मतलब है? यह मार्जिन स्टेबल सिस्टम नहीं, ऑसिलेटरी सिस्टम, तभी तो साइन और कोसाइन आया। साइन और कोसाइन मार्जिन स्टेबल सिस्टम होता है, एक्चुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन मैथ्स पढ़ते समय हमको इससे कोई मतलब नहीं कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, मैथ्स का कोई लेना देना नहीं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेक्निकल दुनिया में जब हम पढ़ते तब पढ़ते, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा था कि यार अभी मेरे को बस इसी बात पे फोकस करना आज की क्लास में कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने, जिसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हो, और उतने ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और ये सॉल्यूशन है। बट मैं इसलिए आपको बताया कि आप ये ना सोच लो कि वाई डबल डेस सर वाई डेस नहीं आया सर, अरे जबरदस्ती थोड़ी आएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो वाई डबल डेस इक्वल टू 0 आ गया था। ये देखो ये आंसर क्या है, वाई डबल डेस इक्वल टू 0 आंसर है बस। कहां इसमें वाई डेस भी नहीं और वाई भी नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट हम सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, वाई डबल डेस इक्वल टू 0 आंसर है, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ओके तो डोंट वरी फॉर दैट, आराम से, अभी तो स्टार्ट हुई क्लास। कुछ एग्जांपल कवर किया मैं जिससे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। जब हम फॉर्मेशन की बात करता हूं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूं बट फिर भी बोला जाता है कि यार जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, फंक्शन विद एन आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन। सपोज करो एक फंक्शन है और एन आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है, एन आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है, यस सर, ठीक है भैया। एन आर्बिट्री कांस्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। डिफरेंशिएट फंक्शन एन टाइम्स एंड फॉर्म एन इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करो और उतनी इक्वेशन बनाओ। जैसे कोई बोल सकता है कि सर वो तो 2 इक्वेशन बनना चाहिए था, ये और ये नहीं, मैं बोलता हूं कि यार ये भी ले लिया करो, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 इक्वेशन, एक तो ओरिजिनल है जो फंक्शन है, इन सबको देखना है आपको। तो बुक में ऐसे लिखा रहता है कि जितने बार डिफरेंशिएट करोगे फॉर्म एन इक्वेशन। तो ये एन इक्वेशन बोलने का मतलब है ये वाला एक इक्वेशन जो एक बार डिफरेंशिएट किया और 2 बार, क्योंकि 2 थे, अगर 3 अगर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो फिर 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3 इक्वेशन। हम हमेशा पहला भी बोलेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके तो हमारा एक इक्वेशन ज्यादा ही है, ठीक है। तो
तो कोई n+1 इक्वेशन लिखने की नीड नहीं, इट्स ओके। एलिमिनेट ऑल कांस्टेंट बाय यूजिंग अबव n इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन जितनी भी उसके हेल्प से आप एलिमिनेट कर लो। और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बता भी रहे थे यार कि इसी बात पे ध्यान देना है आपको। किस बात पे? कि सर जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम बता भी चुके, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जितना भी था। अब आपके पास कुछ 8 एग्जाम्पल लिया मैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके अंदर में 8 पॉइंट्स है आपके पास। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फॉलोइंग फंक्शन से, फंक्शन बोल सकते हो आप, फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो। ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे अपन। ये उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको अभी आप निकालने वाले हो। तो ठीक है, ऐसे करके आपके पास और ऑर्डर वाइज हम बात करना चालू करते हैं। पहला y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, m और c आपके पास कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूं कि मैं जल्दबाजी तो करूंगा नहीं, मैं बोलूंगा यार कि अगर जब आप सॉल्व करें तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों अलग अलग कांस्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 सर, कौन कौन से 2, m, c सर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, 2 सर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी 2 होगा। अब जब इतना पता चली गया तो मैं डिफरेंशिएट करना चालू कर देता हूँ। y का डिफरेंशिएशन y डेस लिखूं, बस y डेस लिखने से चल जाएगा। mx का कितना हो गया, m हो गया, और c का तो 0 हो गया, तो सर ये m आ गया। अब m को अगर मैं पुट कर दूं y डेस तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा, फिर आप परेशानी में हो जाओगे। तो आप रुक जाओ, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया भी था, ऐसा वाला एग्जांपल याद होगा आपको। एक बार डिफरेंशिएट करो y डबल डेस, तो पता है m का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यही आंसर आ गया, y डबल डेस इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया और कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी सिंपल। बस मैं बोलना चाह रहा हूं कि जबरदस्ती आप और कुछ करने की कोशिश ना करो, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हुए, और जब कांस्टेंट पूरे रिमूव हो गए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसका मतलब आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, ऑब्जर्वेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कांस्टेंट सब रिमूव हो चुके थे। तो ये तो सबसे आसान बात होगी, ऐसा तो होगा नहीं, इतना आसान बात तो होगी नहीं, बट फिर भी इतनी आसान बात स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल जाता है। ओके, यस सर। तो y डबल डेस इक्वल टू 0 आंसर है इसका। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये तो सभी लोग जानते हैं। क्या है सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये अब इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर मैं बोलूं कि ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, वही r, एक ही कांस्टेंट है, तो और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1, जो r स्क्वायर है ये। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, 1। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 होगा, 1। ठीक है, अब ध्यान देखना, अगर मैं बोलूं कि मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, ध्यान समझना, तो मैं डिफरेंशिएट जब कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि y फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम ऐसे ही मान के चलते हैं, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल तो dy बाई dx में करने वाला। तो क्यों ना मैं ऐसा एक लाइन खींच लेता हूं और इस स्पेस को यूज करने की कोशिश करता हूं कि सर मैं dy बाई dx कर लेता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। सर अगर मैं डिफरेंशिएट करने गया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ सर, 2x हुआ सर, और वाई स्क्वायर का क्या हुआ सर, 2y, और dy बाई dx, जिसको y डेज भी लिख देते हो। ठीक है, सही। और r स्क्वायर का 0 सर, खत्म। यस, तो 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया सर, -2x आया। यस सर, और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया सर, dy बाई dx इक्वल टू आ गया -x/y। तो फाइनली dy बाई dx इक्वल टू कितना, dy बाई dx प्लस x/y इज इक्वल टू 0। ये देखो ध्यान से, और ये मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ किए नहीं हम लोग, देख रहे आपके पास क्या किया हम लोग, डिफरेंशिएट किए बस, और एक ही बार डिफरेंशिएट करना था। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही था, एक ही बार डिफरेंशिएट किया, r स्क्वायर कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है,
एक बार डिफरेंशिएट किए, y फंक्शन ऑफ x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो dy बाई dx की। अब किसी के मन में ये हो सकता है कि सर ये कहां लिखा सर कि y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल ये सही बात है। कोई अच्छा स्टूडेंट ऐसा सोच भी सकता है कि सर इसमें तो आप एज्यूम कर लेते हो सर। हाँ, बुक ऐसी लिखी जाती है, बट फिर भी हमारा कंसेप्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि बुक कैसी लिखी जाती है छोड़ो, हम जब आप पढ़ रहे तो हमारे अपने डाउट्स है, और आप यूट्यूब में पढ़ते हो तो मैं से तो आप डाउट पूछते भी नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर तो पढ़ नहीं रहे हो। तो अगर ये ऑफलाइन क्लास चलती तो कोई खड़े होकर कोई एक आदि बहुत होशियार बच्चा ये पूछ भी सकता था कि सर ये कैसे पता सर कि y फंक्शन ऑफ x है सर, ये तो आप एज्यूम कर लिए सर। तो क्या ये एज्यूम करना ही है क्या x फंक्शन ऑफ y नहीं एज्यूम कर सकता क्या? ये ऑफलाइन क्लास चलती होती तो कोई एक आदि बच्चा, वैसे तो बहुत कम ऐसा कुछ करता है कोई क्वेश्चन, लेकिन कोई एक आदि कर भी सकता था। ऑनलाइन में तो ये पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन में बढ़ जाती है जब वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको पूरे पैरामीटर सोचना है कि एक स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे तक पहुंचना और फिर डाउट की बात करना है तो पॉसिबल बहुत आसान नहीं होगा। तो मैं क्यों ना ये बात कर लूं कि सर इस क्वेश्चन में अगर एक्स फंक्शन ऑफ वाई होता तो बिल्कुल ये एक डाउट बनता है कि सर इक्वेशन तो ऐसा लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं कि सर एक्स फंक्शन ऑफ वाई है, अगर सर एक S2 स्टूडेंट है, S2 स्टूडेंट, और वो सर ये एज्यूम कर रहा है सर, आप तो सर ये एज्यूम कर लिए थे सर, बिल्कुल आप तो सर ये S1 स्टूडेंट था मान लेते सर, ये S1 स्टूडेंट है सर, वो तो ये एज्यूम किया था, और आप बोलते भी यही सब लोग एज्यूम कर लो, बुक वाले भी यही करते सर। सर मैं बट S2 स्टूडेंट हूं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो फिर dx बाई dy करते भैया, फिर क्या करते पता है, dx बाई dy करते। अब dx बाई dy कर रहे तो क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। क्यों? क्योंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है भाई साहब और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या था, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो आपके पास जब हम टर्मोलॉजी की बात कर रहे थे तो टर्मोलॉजी यहाँ पे क्या था पता है आपके पास, dy बाई dx, ये स्टाइल था आपके पास, ये डिफरेंशिएशन वाला स्टाइल है। बट यहाँ क्या होगा जब आपके पास ये है, तो सर यहाँ पे जो स्टाइल होगा सर वो dx बाई dy वाला स्टाइल होगा। इतना तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। यस सर, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट है, तो क्या होगा सर dx बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया y के रिस्पेक्ट में, तो सर 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और सर dx बाई dy आ गया, और y स्क्वायर का 2y हो गया सर, और आर स्क्वायर का 0। देखो डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx बाई dy, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा था तो सिर्फ 2x मत कर देना, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर देता, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू y है, ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो डिफरेंशिएशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू y है भैया, विथ रिस्पेक्ट टू y। इतनी छोटी छोटी बातें मैटर करती है। यहां पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, जो सभी लोग मान के चलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब हमारा तो क्वेश्चन ये है कि सर इससे क्या चेंज होगा। अब बताओ यहां से क्या हुआ, यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है सर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x dx बाई dy कितना हो गया सर, x dx बाई dy प्लस y इक्वल टू 0, x से डिवाइड कर लो तो dx बाई dy इक्वल टू क्या हो गया सर, y बाई x। सर लेकिन वहां तो आंसर अलग था, क्या आंसर था वहां पे सर, वहां तो dy बाई dx प्लस x बाई y इक्वल टू 0 था, दोनों सेम है। कैसे, ये दोनों सेम है, कैसे दोनों सेम है, dx बाई dy प्लस y बाई x, देखो ना ध्यान से, dx बाई dy इक्वल टू कितना आया सर, माइनस y बाई x आया। चलो अपोजिट करो, बताओ dy बाई dx कितना आएगा, dy उधर ले जाओ dx उधर ले जाओ तो dy बाई dx सर माइनस x बाई y आएगा, आएगा ना भैया, यस सर आएगा, तो रिवर्स कर दिए दोनों को, तो बताओ dy बाई dx के साथ कितना आ रहा है सर, प्लस x बाई y इक्वल टू कितना 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले में और इस वाले में सर कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप किसी को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानो, देयर इज नो इशू। इसलिए जब जब इशू नहीं आने वाला है तो हम आराम से इसको यूज कर लेते हैं, जनरलाइज ये कर लेते हैं। वी विल यूज दिस कि y फंक्शन ऑफ x है, ये वी विल यूज दिस, क्योंकि आंसर में चेंज नहीं होगा, आंसर में चेंज नहीं होगा। अच्छा आपको लग सकता है सर इसमें तो dx बाई dy आएगा, लेकिन मैं फिर से dy बाई dx लाना ही चाहता हूं,
क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपके दो अलग अलग आंसर हो जाएंगे। अगर मैं किसी को बोलूं कि यार मेरे पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आया, S1 वाले स्टूडेंट का ऐसा आया, क्या आया भैया सर, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0 आया भैया। ये S1 वाले स्टूडेंट का था, ये था, यस सर। S2 वाले स्टूडेंट का कितना है, बोले S2 वाले स्टूडेंट का ये आया dx बाई dy प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये अब अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हो तो बोथ आर सेम है, दोनों सेम है, देख लो ध्यान से, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ऐसा आपको समझ आना चाहिए चीजें, तो फिर हमको डाउट नहीं आता, नहीं तो कई बार हमको क्लियर नहीं होता। हम कुछ कर रहे हैं, बस सोच नहीं रहे क्यों कर रहे हैं। कोई बोला है कि dy बाई डी एक्स करते हैं, हम ये हमारे माइंड में क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। हम डिफरेंशिएट यही करते हैं। मेरे को पता है कि जब आप डिफरेंशिएट पढ़े होंगे आज तक या इन जनरल भी करते हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आप ना एज्यूम किए, बस आपको पता है dy बाई डी एक्स लिखते हैं सर। क्यों लिखते हैं सर, क्यों लिखते हैं सर, लिखते हैं बस। ऐसा करके हमारा थॉट होता है, कोई पीछे पड़ जाए तो हम भाग जाएंगे। इसलिए हमको मजा नहीं आता पढ़ने में, क्योंकि हमारे पास रीजनिंग नहीं है। हम लिखते हैं, याद करते, एग्जाम देते हैं, और क्या लिखे क्या पढ़े ज्यादा अच्छा खासा आइडिया नहीं रखते, क्योंकि हम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं है। हमसे कोई दो चार बार इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेगा तो हमको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम इतना इतना प्रेशर लेना नहीं चाहते, जबकि इतनी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। चलो ठीक है, अब यहां पे आपके पास ये थर्ड एग्जांपल, यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए कि क्या है आपके पास, तो बोलूंगा यार कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगेन 2 है, ये तो आपको दिख ही रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। यस सर, क्या क्या सर, a कॉमा b, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 होगा, बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 होगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल 2 होगा तो हम स्टार्ट कर ही देते अपना। क्या कि अगर मैं बोल दूं कि इसको इक्वेशन 1 दे दिए थे अपन, मान लेते, मैं तो इसको 1 बोलूंगा, ठीक है, और फिर एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y इज बाय डिफॉल्ट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट, जो मैं बोला था वी विल यूज, यहां लिखा भी था ये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि y रेस करूंगा तो क्या आएगा सर, a e रेस फॉर x ही आएगा, और ये आएगा सर माइनस b e रेस फॉर माइनस x, ठीक है भैया। चलो दो बार करना है तो y डबल डेस कितना आएगा सर, इसका तो इतना ही आएगा, और इसका सर माइनस बाहर आ जाएगा, और पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस एक्स, कितना हो जाएगा। यस सर। सर जब मैं 1 2 3 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 टू 3, तो मेरे को देखने में मिला कि y डबल डेस के बाद जो लिखा था एक्चुअली ये y था सर, y डबल डेस इक्वल टू y आ गया, फ्रॉम 1 टू 3, फ्रॉम 1 एंड 3 लिख देता हूँ यहाँ, तो फ्रॉम 1 एंड 3, सिर्फ 1 और 3 को देखने के बाद पता चला कि y डबल डेस ही y है, तो आंसर कितना आ गया सर, y डबल डेस इक्वल टू y है। अगर मेरे को डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना ही है, वैसे तो कोई इशू नहीं है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आंसर, या y डबल डेस माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जी हो गया द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा भी लिखो आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ध्यान से देखा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यस सर, तो पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये सब खूब बातें होती है। जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो आपको दिखेगा कि आईडी के प्रोफेसर तो पीछे पड़ गए इन सब बातों के, बट ठीक है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और आपको पता है कि कांस्टेंट कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 सर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1, वही ए, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 होगा। यस सर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं क्या कर देता हूं, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करता हूं, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूं, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हम करते हैं, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे आप जानते ही हो, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो वाई स्क्वायर का कितना हो गया सर, 2y हो गया और dy बाई डी एक्स हो गया सर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा था सर, और ये कितना हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे थे तो 4a, यही हुआ था। यस सर, इसको चाहूँ तो मैं 2y और ये dy बाई डी एक्स क्या होता है y डैश इक्वल टू 4a, यही आ गया आपके पास। अब ये आपके पास इक्वेशन था, ये इक्वेशन एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था, इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 था। अगर मैं बोलूं कि मैं 4a इस जगह पर रिप्लेस कर दूं या वहां से 4a को वैल्यू यहां निकालू तो भी फ्रॉम 1 and 2 ये तो पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था 4ax, तो 4ax तो ये था 4a, तो x के साथ 4a क्या आया, 4a की वैल्यू आ गई 2y और y डेस, इतना आ रहा देखो जरा ध्यान से। यस सर, इतना ही आ रहा है, 4a की जगह इतना आ गया। तो अभी रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ गया वाई स्क्वायर ये, और ये कितना आ गया आपके पास 2x y डेस, इतना आ रहा है। तो आपके पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर एक y तो कैंसिल आउट हो गया, एक y तो कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचा 2x y डेस, तो y डेस की वैल्यू कितनी आ गई सर y बाई 2x। इसका मतलब क्या है कि सर y डेस माइनस y बाई 2x इक्वल टू 0, ये इसका मतलब है कि आंसर अगर मैं बोलूं कि क्या रिजल्ट आ गया तो आप बोल सकते हो कि y डेस माइनस y बाई 2x या dy बाई डी एक्स माइनस y बाई 2x इक्वल टू 0। ये कितना आपके पास है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको अगर y बाई 2x को आगे उसके आगे लिख रहे हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई 2x तो भी एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब आपको ये पता है, क्या पता है आपके पास, क्या मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या इक्वेशन था, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर आप थोड़ा भाई जानते हो तो आप जानते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका मतलब हो सकता है इस इक्वेशन को ध्यान देखा जाए तो x आपके पास पॉजिटिव होगा तब भी y पॉजिटिव होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वाई स्क्वायर आपके पास अगर मैं y की वैल्यू वाई स्क्वायर है ना, तो x की y की वैल्यू अगर पॉजिटिव लूंगा तो भी x, और y अगर नेगेटिव होगा तो भी आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव। ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया x और y ये आपके पास है, इतना हमारे पास है। तो y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो। इसका मतलब है कि इक्वेशंस में आपके पास अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो ये दिस वन। अच्छा, ये फैमिली आपके पास इसलिए फैमिली ऑफ कर्व की हम बात कर पाते हैं बिकॉज हमको पता है कि अलग अलग एक ही वैल्यू के लिए अलग अलग आपके पास फिगर होता है, दिस वन। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व, ये इक्वेशन ऑफ क्या आपके पास पैराबोला, ये था फैमिली ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये आपके पास, तो आप x की कोई भी वैल्यू ले लो आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन अगर देखोगे कि x की वैल्यू अगर मैं y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आपके पास x इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर देख सकते हो आप, तो x की पॉजिटिव वैल्यू y की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके पास। तो इतना हमको क्लियर होना चाहिए कि मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था, यहां पे इतना दिखा आपके पास, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तब आपके पास y की इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, इसका अपोजिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तब आपके पास होता है। ठीक है, चलो मैं तो ये बात कर रहा था कि चलो y फंक्शन आप x से बाय डिफॉल्ट आपको लेना है। अगर सपोज करो एक बार और आपके लिए कर देता हूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और अगर कोई दूसरा ले रहा है, एक बार और कर देता हूं क्या आपके पास कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक ही होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और 1 है। ठीक है, वो तो हमको पता है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल दूं कि y फंक्शन ऑफ x की जगह x फंक्शन ऑफ y, एक बार और करके दिखा देता हूं
तो फिर उस केस में क्या होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिल्कुल सही बात है, और x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब मैं ना विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y स्क्वायर का कितना हो गया, 2y हो गया, और इसका कितना हो गया 4a, और dx बाई dy इतना आ रहा है, यस सर। अब 4a की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लो, अगर मैं बोलूं कि 4a की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर लो, तो क्या हुआ, ये हुआ 2y इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितना हो गया सर, y स्क्वायर बाई x, और इंटू कितना हो गया dx बाई dy। ध्यान से अगर देखा जाए कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आपके पास एक y से y कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो गया सर 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू dx बाई dy। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को अगर आंसर उसी फॉर्म में लिखना है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स अपन रिवर्स कर लो, मतलब रिवर्स कर लिया अपन, तो जैसे मैं इसको रिवर्स किया आपके पास, मतलब इनवर्स कर लिया, dy बाई डी एक्स कर लिया, तो y अपॉन 2x आ गया, इस साइड भी y अपॉन 2x। इक्वेशन क्या यही था अपना, y अपॉन 2x, यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया, सेम आंसर, यस द सेम आंसर। इसका मतलब ये हुआ, दूसरी बार, अब हर बार नहीं करूंगा ऐसा, ये 2 बार कर दिया ऐसा मैं, जिससे कि आपको डाउट खत्म हो जाए कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने से अगर मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, आंसर विल बी सेम। तो बार बार नहीं करेंगे हमेशा हम, अब जब दोनों से सेम आने वाला है तो हमेशा यही वाला करने वाला है, इट ऑलवेज dy by dx, वी विल परफॉर्म dy by dx। ये अच्छा, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा दिया रहेगा, इतना सिंपल, और आपको सॉल्यूशन पूछा रहेगा, यस वी विल सॉर्ट आउट, वी विल सॉल्व, डोंट वरी। तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, इज वेरी सिंपल, आपको बस देखना है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, जैसे एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी है, सी का स्क्वायर है, मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, एक ही तो है, सी स्क्वायर जो है, सी एक ही कांस्टेंट एक ही है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1, यस सर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 हो गया, यस सर, ये भी सिंपल है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 हो गया, तो मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। अब सोचो मैं dy बाई डी एक्स कर रहा हूं, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो बाई डिफरेंट y भी कर सकता हूं, लेकिन हम तो यही करेंगे, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि बाई पार्ट होगा, एक्स वाई है ना, बाई पार्ट होगा, तो x के साथ जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स होगा, ये बाई पार्ट हुआ, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स, फिर ये y के साथ जब x को करूंगा तो 1 आएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, और सी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब कितना आ गया x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स, और अगर मैं डिवाइड कर दूं x से, तो पता कितना आ गया, y बाई एक्स आ गया इज इक्वल टू 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि इक्वेशंस क्या लिखा था, इक्वेशंस क्या लिखा हुआ पता आपके पास, इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन लिखा क्या, एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा है, सी स्क्वायर, मान लेता हूं कि ये कांस्टेंट है आपके पास डी, एज्यूम कर लिया डी, तो y की वैल्यू कितना हो गया डी बाई एक्स, और पता है y की वैल्यू डी बाई एक्स है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट ऑर्डर आपके पास, मतलब ये y के रिस्पेक्ट में, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के 2 स्टाइल होते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा बात क्यों करता हूं, क्योंकि सब आगे यूज होगा, आगे यूज होने वाला है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला y इक्वल टू था सी स्क्वायर बाई एक्स, सी स्क्वायर को डी मान लिया तो y की वैल्यू डी बाई एक्स आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि y की वैल्यू डी बाई एक्स है, y की वैल्यू डी बाई एक्स है, पता आप कैसे, इसका फिगर कैसे होगा, ये एक ऑड फंक्शन है, x और ये y है, कैसे ऑड फंक्शन है, अगर x 0 पुट कर दोगे तो y इनफाइनाइट आ जाएगा, और x इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो y 0, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये x की पॉजिटिव वैल्यू y भी पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 तो y के लिए इनफाइनाइट, x टेंस टू 0, if x टेंस टू 0 तो y टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट तो y टेंस टू 0, ये ऐसा बनता है, और x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव देन y पॉजिटिव, ये तो क्लियर है। अच्छा, और दूसरी बात है, अगर मैं x नेगेटिव पुट करूं तो सर x अगर नेगेटिव पुट कर रहा हूं तो y भी नेगेटिव, इसका तब ये वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। जब हम इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो पता आपके पास फिगर ऐसे बनता है, दिस वन, ये ऐसा बनता है आपके पास,
ये जीरो में आपके पास टूवर्ड्स इन्फाइनाइट, नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव प्लस टेंस टू जीरो, तो फिर ये माइनस इन्फाइनाइट, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव बट इन्फाइनाइट, तो फिर जीरो। और पता आपके पास सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है, इसको बोलते हैं, ये हाइपरबोला का फिगर है, ये एकदम सिमेट्रिकल होगा। अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हो गया तो यहां से अगर मैं सीन कर रहा हूं ना इस जगह से, तो सेम दिख रहा है। इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर आप में से पूरा कैलकुलस पढ़े हो तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, ये सिमेट्रिक। अच्छा, नई बातें नहीं कर रहा हूं, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। आप ये ना सोचे कि कुछ नई बातें कर रहा हूं, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कोई अगर कैलकुलस पढ़ा होगा में से तो मैं सब बातें कर चुका। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये ऑड फंक्शन होता है, y इक्वल टू डी बाई एक्स, यानी कांस्टेंट बाई एक्स, ये द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो फिगर है आपके पास, दिस फिगर, अच्छा हाइपरबोला के बारे में आप जानते भी होंगे, तो आपको लग रहा होगा सर मैं तो हाइपरबोला दूसरा वाला जानता हूं। आप इवन फंक्शन वाला जानते हो, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो भी बात करेंगे, सब बात कर डालूंगा मैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट होगा तो आपको थोड़ा कर्व के बारे में भी और आइडिया हो जाएगा, जो कैलकुलस में यूज कर चुका हूं लेकिन फिर से यूज करने जा रहा हूं। और आईआईटी के प्रोफेसर जो आपसे पूछने वाले, वो ऐसे ही नहीं कि चलो यार ज्ञान बांट रहा हूं। ज्ञान तो बहुत है इस दुनिया में, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, लेकिन मैं ज्ञान देता हूं इस चैप्टर में। इंडिया में जब भी कोई पेपर फ्रेम किया है पिछले 20 साल में, और अगले 20 साल में कोई भी व्यक्ति फ्रेम करेगा, वो क्या पूछा था और क्या पूछेगा, इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं अपना डिस्कशन करता हूं, ठीक। तो ये आपके पास एक हाइपरबोला, आपके पास दिस वन। अच्छा, हमको तो इसकी जरूरत थी नहीं यहां पे, क्योंकि सर हम तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, लेकिन ये सब काम आने जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो यार ये आपके पास था। अच्छा, देख के कोई तुरंत बोल नहीं पाता है। एक अच्छा स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर बोलना चालू कर दिया कि सर ये तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, तो अगर कोई ऐसा बोल दे कि सर ये तो मेरे को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला था, तो पता है आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कोई अगर बोल दिया, इसका मतलब पता है आपके पास कि वो मैथ्स का एक अच्छा स्टूडेंट है, धीरे धीरे वो बहुत अच्छा बनेगा। बट ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, एक ही बार डिफरेंशिएट करना था और सॉल्व हो गया, देयर इज नो इशू। अब पता है गेट के पेपर में ये इक्वेशन कितने बार आ चुका है? बहुत बार आ चुका है ये इक्वेशन, और पूछा है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करना है। याद थोड़ी करेंगे हम इसको, सॉल्यूशन जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा अगली क्लास में तो देखिएगा, ये खूब बार पूछा गया। याद नहीं करेंगे, याद करके पागल हो जाएंगे, थोड़ी याद करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल का ये होता है, हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है। नहीं भाई, कुछ याद नहीं करना अपने को अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये y इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, नंबर ऑफ कांस्टेंट तो 2 ही है, इस नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 ही है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ए और बी को निपटाना है अपने को, भैया याद रखना। अगर नहीं निपटा पाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेता है। कोई बहुत अगर उतना होशियार नहीं हो और कुछ अच्छा इक्वेशन दे दिया जाए तो वो स्ट्रगल भी कर सकता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता क्या होगा? 2 से, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर सॉल्व करने की बात आ रही है तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं कि हाँ बोल देते हैं। वैसे तो लोग डिफरेंशिएट करने को इक्वेशन 1 बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको इक्वेशन 1 बोलना चाहता हूँ जो y दिया है। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y डेस लिख लूँ, y डेस लिख लेता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पहले, a cos x का माइनस a sin x और b sin x का b cos x। ये हुआ डिफरेंशिएशन, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बाई पार्ट डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको लूंगा और इसको करूंगा। e की पावर x का कितना होगा? e की पावर x ही होगा, ये कांस्टेंट। अब अगले पहले में ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, अब ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन तो सेम ही आएगा। इसलिए जब अगली बार डिफरेंशिएट किया e की पावर x को तो वही आ गया, और ये तो सेम रहेगा। ये आपको क्लियर आना चाहिए। प्रॉब्लम कब होती है? जब एक डिप्लोमा का स्टूडेंट इतनी बात से डर जाता है। कितनी बात से? सर मेरे को समझ नहीं आया सर ये तो समझ आ गया था सर, डिफरेंशिएट किया सर, वो कहां से आ गया? अरे बाई पार्ट डिफरेंशिएशन में जब आप डिफरेंशिएट करते हो, जब दो फंक्शन होते हैं तो एक फंक्शन कांस्टेंट रहता है, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, फिर दूसरा कांस्टेंट रहता है, पहले को डिफरेंशिएट करते हो। अच्छा हाँ, अब y डबल डेस दो बार डिफरेंशिएट तो करोगे ना भैया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। अब बताओ, 1 से 2 बने थे, अब 2 से 4 बनेंगे। अब देखो इसको बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x है, यस सर, इसको डिफरेंशिएट कर लूं, हाँ सर, माइनस ए साइन एक्स का सर कॉस एक्स, तो माइनस ए कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स का सर माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स। ये हुआ इसका। अब पता है e की पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा वही रहेगा, तो
ई की पावर एक्स हुआ और ये तो सेम रहेगा, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया आपके पास ये। अब इधर वाला बचा, अब ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स और बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स। फिर फोर्थ सर इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको करेंगे, इसका तो सेम रहने वाला है, ई की पावर एक्स ही आ गया और ये कांस्टेंट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन अच्छा खासा यूज हुआ भैया, ये देखो द बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। इक्वेशन में लोग बोलते हैं 1 और 2, अपन तो इसको 1 बोलेंगे, 2 3, तीन इक्वेशन अपने पास जो दिया वो भी तो इक्वेशन है। ठीक है सर, अब ऑब्जर्व करो तीनों को ऑब्जर्वेशन में लाओ, ये क्या क्या दिख रहा है सर। ऑब्जर्वेशन में लाने के बाद मेरे को दिख रहा है कि सर माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, सर ये पहला वाला और लास्ट वाला कैंसिल आउट हो गया सर। अच्छा हाँ सर, और सेकंड और थर्ड सर डबल हो गया, देखो हाँ सर डबल हो गया, तो ठीक है। तो अभी इक्वेशन 3 को ही अपन कर रहे हैं, तो y डबल डेज की वैल्यू कितनी है, आंसर नहीं आया अभी तक, लेकिन डबल हो गया 2 ई की पावर एक्स, हाँ, और माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स, इतना है आपके पास। अच्छा ध्यान से अगर देखा जाए आपके पास तो इतना मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। अब आपके पास रिजल्ट क्या था, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये था हमारे पास। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं तो क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं तो इक्वेशन 1 और 2 की बात करेंगे तो वाई डेज की वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो वाई डेज की वैल्यू कितना है पता है, वाई डेज की वैल्यू ये था और ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो कि इसका जो सेकेंड टर्म है वो y के बराबर है, देखो तो y आ गया ये। अच्छा ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर x, इसको अगर मैं रिप्लेस कर लूं कि सर ये कितना होगा, इतना, इतना क्या होगा सर y डबल डेश डिवाइड बाई 2, तो बस इतना जो टर्म्स है देख रहे हैं आपके पास, इतना और इतना, तो रिप्लेस कर लो। तो आंसर अब अगला जो स्टेप आने वाला है अपना, अब लाए हम आंसर, यस सर ला लेते हैं, y डेश तो y डेश है और इसकी जगह पे क्या हो गया सर y डबल डेश बाई 2 आ गया, देखो y डबल डेश बाई 2, यस सर। ये और फिर y तो था ही, यस सर। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2y डेश इक्वल टू y डबल डेश प्लस 2y। आंसर क्या है पता आपके पास, आंसर है y डबल डेश माइनस 2y डेश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी कभी आपको देखना होता है कि क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, किसको किस में पुट करना है, थोड़ा सा बेसिक स्मार्ट अप्रोच, नथिंग एल्स। क्योंकि मेरे कांस्टेंट से रिमूव करना है, अगर कांस्टेंट रिमूव नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लिख पाओगे, कांस्टेंट से रिमूव करना इज इंपॉर्टेंट, तो कांस्टेंट से हम रिमूव करते हैं, इतना दिखा आपके पास, तो कांस्टेंट से हम रिमूव कर लेते हैं, कांस्टेंट गायब हो गया और आपको फिर बाकी सॉल्व करना पड़ा। ऐसा तो बचपन में भी मैथ्स करते थे हम कि कांस्टेंट को रिमूव करने वाला पार्ट, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं और बोला आपको सॉल्व करने में, तो हो सकता है 10 में से कोई एक सॉल्व कर पाए, 9 लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, आप तो पहले से सर कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो। चलो आप ना इसको ट्राई करना और क्या बोलते क्या करोगे, इसको ट्राई करना और मेरे वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो आप, ठीक है। मेरे वीडियो को पॉज कर दो, देख रहे होंगे ना अभी तो आप, इसको पॉज कर दो और अपना ट्राई करो। अब ट्राई कर लिया, अब देखना मेरा सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1 है, ये तो आप भी कर लिए होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट तो आप भी कर लिए होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट तो आप भी कर लिए होंगे, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पता चल गया होगा, यस सर वो तो पता चल गया था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता चल गया सर, जब पता चल गया तो डिफरेंशिएट कर लो यार, यस सर कर दिया सर, इतना तो हम भी कर लिए थे सर कि वाई डेस इक्वल टू क्या हो गया था सर 2c x माइनस सी सर। फिर क्या किया भैया, ये पहला इक्वेशन था सर बिल्कुल, और ये डिफरेंशिएट किया था दूसरा इक्वेशन। अब c कैसे रिप्लेस होगा, ये कैसे रिप्लेस होगा, कैसे होगा रिप्लेस बताओ, c कैसे रिप्लेस होगा। अब चाहो तो c की वैल्यू आपके पास देखो, अब c यहां से निकालने जाओगे तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा यार,
वो ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो सी का स्क्वायर आ जाएगा, या वहां ब्रैकेट ओपन करोगे वहां पे भी सी का स्क्वायर आ जाएगा। परेशान हो सकते हो आप। कैसा परेशान तो लग रहा है सर, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोला कि कभी कभी आसान नहीं होता है कि अच्छा दुनिया में हर हर छोटी सी चीज में एक अच्छा क्वेश्चन डाला जा सकता है। कितना भी सिंपल कंसेप्ट दुनिया का, वहां पे एक अच्छा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इतना पढ़ने के बाद आपको आसान लग रहा था, फिर मैं बोला कि आप ट्राई करो, और आप ट्राई कर रहे होंगे तो 10 में से एक या फिर 50 में से एक ही हैंडल कर पाएगा, बाकी लोग एकदम से हड़बड़ा जाएंगे कि सर कैसे करें। क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इन जनरली हो जा रहा था, अभी हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है सर, अभी हम अटक गए। क्योंकि अब ब्रैकेट ओपन करूंगा ऊपर का नीचे का तो वो हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो पता है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लो। इससे क्या होगा कि y बाय वाई डेस हो गया, यस सर। फिर क्या हो गया सर, c कैंसिल आउट हो गया और x माइनस सी भी कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस सी डिवाइड बाई 2 बचा। ये देखो, तो 2y अपॉन वाई डेस इक्वल टू x माइनस सी। तो c की वैल्यू कितना हो गया पता आपके पास, x माइनस 2y अपॉन वाई डेस। ये c की वैल्यू निकाल ली हम लोग, ये c की वैल्यू निकल गया। अब c की वैल्यू ना मैं वहां पे पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ सकता है c की वैल्यू को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है y की वैल्यू सर, c x माइनस सी का होल स्क्वायर, यही है, यस सर। अब मेरे को बताओ कि c की वैल्यू क्या निकाले आप। c के लिए निकला सर x माइनस 2y अपॉन वाई डेस, ये c की वैल्यू था, हाँ। और ये x माइनस सी का होल स्क्वायर, x माइनस सी की वैल्यू क्या थी, x माइनस सी की वैल्यू ऊपर ही देखो, यहां से ऊपर ही देखो, तो 2y अपॉन वाई डेस, तो 2y अपॉन वाई डेस, बस इतना ही था x माइनस सी की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। ध्यान देखा जाए तो y की वैल्यू कितना आ गया सर, x माइनस 2y अपॉन वाई डेस। एलसीएम ले लूं, ले लो सर, ले लेता हूं एलसीएम। x वाई डेस माइनस 2y अपॉन वाई डेस, एलसीएम ले लिया भैया, और कितना हो गया 4 वाई स्क्वायर अपॉन वाई डेस का स्क्वायर, जिसमें से एक तो y को निपटा दिया, मतलब सॉरी y को निपटा दिया। अब वाई डेस और वाई डेस, आपके पास वाई डेस का स्क्वायर था, तो कितना हो गया सर, वाई डेस का क्यूब आ गया, वाई डेस का क्यूब आ गया इधर, इक्वल टू, अब क्या बचा, यहां बचा था y और ये 4 बचा था, तो 4y को मल्टीप्लाई करो तो 4x वाई वाई डेस माइनस, कुछ गड़बड़ नहीं सर, गड़बड़ तो नहीं लग रहा, तो 4 इंटू 2 8 वाई स्क्वायर आ गया, वो 4y था ना वहां पे, यस सर। तो 4y को ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4y एक्स वाई डेस माइनस 4 8y, तो आंसर कितना आ रहा पता है, वाई डेस का क्यूब माइनस 4x वाई वाई डेस प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अलग बात है नॉन लीनियर इक्वेशन है ये, बट ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो नॉन लीनियर है बट ठीक है ये। तो ऐसी चीजें आपके पास, तो ये बड़ा अच्छा था, ये आईआईटी जेई में मैं देखा था इसको, एस सी एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर, ये दिस वन। तो कभी कभी आपको स्मार्ट अप्रोच के थ्रू देखना पड़ता है ना, डोंट वरी, इतना परेशान आपको गेट में कोई नहीं करेगा, गेट में इतना परेशान कोई नहीं करेगा, बट फिर भी मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ दिया जाए, थोड़ा सा सोच बढ़ाई जाए कि कभी कोई सिचुएशन आएगी तो आप हैंडल वैंडल कर सकते हो कि नहीं। एक नॉर्मल सिचुएशन तो आप समझ ही गए अभी तक सर, ये थोड़ी सी नॉर्मल सिचुएशन से बाहर निकाला मैं, क्योंकि सी जो था आपके पास वो आसान था कि आर्बिट्री कांस्टेंट 1 था, लेकिन अभी सी का क्वाड्रेटिक बन जा रहा था, फिर आप परेशान हो सकते थे। डिवाइड मार दिया तो चीजें आसान हो गई, फिर सॉल्व कर लिया, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन अब हाइपरबोला है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। बात में और भी करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 कर दिया गया। अच्छा आपके पास ऐसे केसेस में क्या है कि अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है, नंबर ऑफ कांस्टेंट एक ही है, अगर मैं देखूं नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है। अच्छा कभी कभी ना एक बात वो ध्यान देना, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, ए का स्क्वायर लिख लूं तो भी चलेगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक ही होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक ही होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं आपके पास कि फिर मैं एक्स स्क्वायर को करूं 2x करूं, फिर आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर मैं ए स्क्वायर को रिप्लेस करूं, तो
अभी ध्यान से देखोगे अगर बेसिक आप सॉल्व करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर ये 2y डिवाइड बाई dx हो जाएगा और फिर 1 का 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मली सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -2y और y डेस और ये 0, इतना ही होगा। फिर आपके पास अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास रिजल्ट कितना है, तो अब आपके पास अगर मैं ध्यान से अगर देखूं कि यहां से कितना आ रहा है, तो 2x अपॉन a स्क्वायर, देखना ध्यान से देखना, 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया सर 2y y डेस, यही हुआ। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन y और y डेस, ये हो गया। यस सर। अब देखो ध्यान से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है x अपॉन y डेस, यही है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है, उसमें से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो x y डेस बचा, ऊपर गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा था आपके पास तो ये आया और ये आपके पास इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि एक्स वाई डेस माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इधर आपके पास इधर आ गया, ये दिख रहा है आपके पास, तो एक्स वाई डेस इससे डिवाइड भी कर सकते हो आप, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। अच्छा एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, ये तो हो गया आपके पास, एक तरीका एक और बता रहा हूँ, थॉट प्रोसेस एक बता रहा हूँ कि कभी आप ऐसी परेशानी को हैंडल करने के लिए और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या इक्वेशन थी आपके पास, ध्यान से देखना आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम तो सॉल्व कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले किए। एक और तरीका ये है कि आप कैसे सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और सिंपल है 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हुआ, बोले सर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या कर लो पता है, हमेशा कांस्टेंट को एक साइड कलेक्ट कर लो, वन साइड, कांस्टेंट एट वन साइड, कांस्टेंट एट वन साइड, कांस्टेंट वन साइड कर लो, इससे क्या होगा पता है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तब ये आपके पास प्रॉब्लम नहीं करेगा और डिफरेंशिएशन का 0 हो जाएगा। और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y और y डेस, इतना ही हुआ। देखो डिफरेंशिएट कर लिया बाई पार्ट, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2y और y डेस, इतना ही बचा। अब क्या क्या कैंसिल आउट होंगे ध्यान से देखना, एक तो 2 गया, एक तो x गया, क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा एक्स वाई डेस बचा। तो आंसर कितना आ गया एक्स वाई डेस माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोल दूं कि एक्स वाई डेस माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, ये कैसे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, और यही इक्वेशन अभी भी आया था, एक्स वाई डेस माइनस वाई स्क्वायर, उसको उधर ले चलो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई डेस इक्वल टू कितना है, बोले 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे है क्या आपके पास, हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेम आंसर। इसका मतलब है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि कांस्टेंट को आप एक साइड जमा कर सको तो आप कर लो और उसको, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ये बाई और ये डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का आप कंसेप्ट जानते हो, डिफरेंशिएशन का न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर सॉल्व कर लो, ये भी एक तरीका है, नहीं तो अदरवाइज तुम इस तरीके से सॉल्व करके दिया था। तो ये मैक्सिमम आपके पास इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे आपको ऐसा सोचना पड़े। ठीक है भाई, तो आपको अभी ये पता चल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, पता चल गया, पता चली गया अभी आपको कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी गेट के क्वेश्चन में दिखा देता हूं मैं आपको। अच्छा, हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, हम स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे जब उस स्टाइल से हम पढ़ रहे हैं, देखने का नजरिया 1 बाई वन बेटर करते जा रहे हैं। एक शॉर्टकट कंसेप्ट बोला जाता है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन, क्या कि
y है आपके पास a फंक्शन ऑफ x प्लस b फंक्शन और g फंक्शन ऑफ x है, तब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, और f ऑफ x और g ऑफ x आर एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का कोई फॉर्म। f ऑफ x और g ऑफ x क्या हो, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल का कोई फॉर्म। तो पता है ये देखा गया, क्या देखा गया कि आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं इस स्टाइल से, क्योंकि मेरे को पता है कि इस वाले में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, 2 a और b, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, यहां देखो आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 a और b, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, 2 होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगा। तो ये कंसेप्ट दिया गया आपके पास कि y y डेस y डबल डेस और ये f ऑफ x है, कांस्टेंट नहीं लिखना है, f ऑफ x f डेस x f डबल डेस x g ऑफ x g डेस x g डबल x, ये एक स्टाइल है। और ऐसा नहीं कि ये हमको पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी हमको तो सॉल्व करना आता है, हम तो सॉल्व कर चुके ना यार, हमको तो सॉल्व करना आता ही है, बट फिर भी ये आपको बताया गया कि अच्छा आपके पास अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 और ये स्टाइल अगर हो तो आप बिना मेहनत किए आप इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, दिखाता हूं। ठीक है, अगर f ऑफ x और g ऑफ x पॉलिनोमियल का फॉर्म है, देखो पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल बोल भी रहा था, पॉलिनोमियल हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, ये पॉलिनोमियल है, x की पावर m x की पावर m, तो देखो ये एक बार लिखे, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, ओके, ये आपके पास लिखा हुआ आपके पास इस फॉर्मेट में अगर लिखा है। अच्छा एग्जाम में तो जनरलाइज आएगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यूब होगा या सिंपल होगा, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ये टफ दिखने की जरूरत नहीं है, ये तो m और n के फॉर्म में लिखा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा, फिर मैं इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दिया, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई और एक प्यारा सा इक्वेशन आ गया, और इसको थोड़ी याद थोड़ी कर लोगे, ठीक है, एप्लीकेशन का कंसेप्ट है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि यार देखो a e रेस पर 2x प्लस bx, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो क्या मैं इससे सॉल्व करूं, नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बता दिया कि यार ये भी एक तरीका होता है, शॉर्टकट बोलते लोग कि इस तरीके से कर सकते, देखते जाना, किसी एप्लीकेशन को जानने में मजा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कल अगर आप 2 साल बाद अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बोल रहा है इसका बनाओ, तब तो ये याद रहेगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि याद रहेगा आपको, 2 साल बाद तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं 2 बार प्रैक्टिस कर लूं तो 2-4 दिन तक तो याद रहेगा, 1 महीना तक तो याद रहेगा। ठीक है, दोनों बात करते हैं, तो a e रेस पर 2x प्लस bx है और ये आपके पास है। अब सोचो कि मेरे को नॉर्मली सॉल्व करना है, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है वो भूल जाओ, फॉर्मूला भी जो शॉर्टकट बताता था, अभी तो नॉर्मली हम देखें सर ये तो सॉल्व कर लेंगे, कैसे सर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, ए और बी, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, अभी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, बार बार लिखने से हमारा कंसेप्ट ही अच्छा होता है। आज की डेट में आप जो लोग हो ज्यादा लिखते नहीं हो और फिर बहुत परेशान रहते हो कि सर मैं क्या करूं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। अब देखो मैं चाहूं तो इसको रिमूव कर सकता था, नहीं लिखता, अब तो आपको भी पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, बट फिर भी मैं क्यों लिखता हूं, है इसके पीछे अपना लॉजिक है ना, मतलब अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कर दूं, 2 बार डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ये इक्वेशन 1 है, यस सर, एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, वाई डेस लिखा, क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2 बाहर आ गया तो 2a e रेस पावर 2x, और ये कितना आ गया, b आ गया सर, इक्वेशन 2 बिल्कुल, y डबल डेस करूं एक बार और, यस सर, 2 और आ गया तो 4a e रेस पावर 2x आ गया, और b का कितना हो गया 0, इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया। अब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, सोचो जैसे लिख देंगे, मेहनत करेंगे तो लिख देंगे, कैसे, अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या करना चाहिए, 4a e रेस पावर 2x है, अगर मैं बोल दूं आपके पास कि a e रेस पावर 2x की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो फिर मैं पुट कर सकता हूं, बोला। अब देखो ध्यान से कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं, पता है आपके पास, यहां से मैं कर सकता हूं a e रेस पावर 2x ये है और a रेस पावर 2x ये, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू y डबल डेस बाय 4 पुट कर सकता हूं इस जगह पे, तो क्या हुआ पता है, फ्रॉम 2 and 3, ध्यान से देखना पहले आप, फ्रॉम 2 and 3 क्या हुआ भैया, 2 and 3 से, बोले सर y डेस इक्वल टू 2 है, यस, और इसकी वैल्यू क्या हुई, बोले y डबल डेस बाई 4, ओके, प्लस b ये, तो y डेस इक्वल टू कितना हो गया, y डबल डेस बाई 2 प्लस b आ गया, इक्वेशन 4 बना लिया अपन। अब मेरे को करना क्या है, मैं इस b को रिप्लेस कर सकता हूं और b की जगह में पूरा डाल सकता हूं, y की वैल्यू आपके पास ये, और a e रेस पावर 2x की वैल्यू तो y डबल डेस बाई 4 आया था,
दिखा इतना आपके पास, ध्यान से देखना। जी सर, ऐसा कर सकते हैं सर, रिप्लेस ही तो करना है अपने को, सॉल्व करना अपने को, रिप्लेस ही तो करना है। अच्छा, चाहता तो मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई भी कर सकता था तो बी एक्स बन जाता, बट मैं ऐसा नहीं किया, मैं सोचा चलो रिप्लेस करते जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो यार, ये 2 और 3 को हैंडल कर रहा था, अभी तो बी को भी सॉल्व करना है, तो बी की वैल्यू भी आ गई, यहां से बी की वैल्यू भी आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बोले बी की वैल्यू आ गई सर वाई डेज माइनस वाई डबल डेज डिवाइड बाई 2, ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, इतना रहा बी की वैल्यू। यस सर, अब मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में अपन जाते हैं और वाई की वैल्यू को अपन हैंडल करते हैं, ध्यान से देखना, घबराने की जरूरत नहीं यार। ए ई रेस पावर 2x प्लस बी था। अच्छा ए रेस, अच्छा अब ध्यान देखना, ए ई रेस पावर 2x की वैल्यू यहां से क्या आई थी सर, वाई डबल डेज बाई 4, तो वाई डबल डेज बाई 4, और बी की वैल्यू कितना निकाले अभी अपन, वाई डेज माइनस वाई डबल डेज बाई 2 था। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना हो गया 4y, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया वाई डबल डेज, ये 4y डेज, और ये 4 का मल्टीप्लाई किए थे तो 2y डबल डेज, ऐसे यार। यस सर, तो क्या हुआ 4y और ये y डबल डेज माइनस 2y डेज, तो माइनस y डबल डेज प्लस 4y डेज, y डबल डेज को इधर लेके आओ तो y डबल डेज माइनस 4 को इधर लेके आओ तो 4y डेज प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आंसर, ये आंसर आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर आ गया। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमको मेहनत तो करना पड़ता है, देखो मेहनत करना पड़ा, देखो मेहनत करना पड़ा। अगर मैं बोलूं कि आप इस मेहनत से बचना चाहते थे, क्या था इक्वेशन, ध्यान देखना, क्या इक्वेशन था मेरे पास, y इक्वल टू था a ई रेस पावर 2x प्लस बी एक्स। अच्छा बी एक्स था यार, मैं बी एक्स यहाँ पे x क्यों नहीं लिखा, एक मिनट यार, यहाँ पे बी एक्स था तो यहाँ पे x भी आएगा, x भी आएगा, और जब मैं 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x भी आएगा, तो यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ए ई रेस पावर 2x आ गया और बी एक्स आ गया, बी की वैल्यू ये थी, हाँ 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 बी एक्स था, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से कम नहीं हुआ इस जगह पे, ये यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, देखना ध्यान से, अपना x नहीं लिखे थे अपन, ठीक है चलो कोई बात नहीं, x अभी आपके पास लिख दिए। तो अब क्या हुआ कि यार y डबल डेज के साथ क्या आ गया फिर, तो y डबल डेज के साथ आ गया 1 माइनस 2x, यस सर, और ये कितना आ गया 4x y डेज और इक्वल टू 4y, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब है कि y डबल डेज 1 माइनस 2x प्लस 4x y डेज माइनस 4y इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर, ये आंसर आया आपके पास, चेक करना भी, अपन चेक करेंगे तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इतना, ये तो ये देख रहा आपके पास कि यार सर ये तो सर ज्यादा इस टाइप का कांस्टेंट रहता तो थोड़ा हैंडल करना पड़ता, बिल्कुल। अच्छा अलग अलग तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, आपको इक्वेशन 3 थी, अब 3 इक्वेशन को कैसे आपको हैंडल करना है, किससे क्या रिप्लेस करना है, वो हमारा चॉइस है, कैसे क्या करना है करके। मैं बोला कि इसको इसमें पुट कर दो, फिर इसमें से बी निकाल लो, फिर इसके बाद यहां पुट कर दो, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं ये बताने वाला था यार आपके पास क्या इक्वेशन थी, हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब अगर मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशन अभी हम देख रहे थे कि अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या लिख रहे थे पता है आपके पास, y y डेस और y डबल डेस, यहाँ पे e की पावर 2x ये फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो 2e की पावर 2x, फिर डिफरेंशिएट करो 4e की पावर 2x, फिर ये कितना है x को डिफरेंशिएट करो 1 और 1 को डिफरेंशिएट करो 0 और इक्वल टू 0, ये स्टाइल होता है आपके पास। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं इस पे फोकस करूंगा, किस पे, इस वाले पे, और ये आपके पास आपको पता है कि सिर्फ डिटरमिनेंट में ये वाले जो टर्म्स होते हैं, सिर्फ ये वाले टर्म्स नेगेटिव होते हैं, ऐसा होता है आपके पास, ये वाले टर्म्स, ये सिर्फ 1 2 3 4 और बाकी 5 इवन होते हैं, इवन पोजीशन होती है। तो मैं एक्स वाले के लिए निकाल रहा हूं, तो एक्स के लिए जब निकाल रहा हूं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या है पता है एक्स के साथ, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 वाई डेस ई रेस पावर 2x माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 वाई डबल डेस ई की पावर 2x, ये हुआ x के लिए, और ये इवन पोजीशन है, कैसे, ये यहां से जा रहा है आपके पास फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम,
अच्छा यहाँ पे जब जा रहे तो ऑड पोजीशन है तो -1 के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल, तो y इंटू 4, तो 4y e की पावर 2x माइनस और y डबल डेस e की पावर 2x, ये आपके पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 था। इसमें सब में कॉमन क्या है, e की पावर 2x सब में से हटा सकते हो, e की पावर 2x सब में से निपटा सकते हो। क्यों? क्योंकि यार इक्वल टू 0 है। तो क्या बचा है x, ब्रैकेट ओपन करो तो 4x y डेस माइनस 2y डबल डेस x, फिर -4y और फिर बचा है प्लस y डबल डेस इक्वल टू 0। ध्यान से अगर मैं देखूं कि क्या हुआ, तो y डबल डेस के साथ क्या बचा, y डबल डेस के साथ 1 बचा और -2x बचा, तो 1 -2x हो गया y डबल डेस के साथ, और y डेस के साथ कितना आ रहा है 4x, तो 4x y डेस आ गया, और ये कितना आ रहा था -4y। ये आंसर क्या, ये आंसर वही था सर? एक मिनट देख लेते, y डबल डेस 1 -2x 4x y डेस और -4y, बिल्कुल सही है आंसर था। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का आपके पास, इसको शॉर्टकट बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि चलो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया आपके पास, ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन मेरे को मजेदार नहीं लगता है। मतलब मजेदार मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए तो फिर ये याद रहेगा, नहीं तो आपको ये जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये हैंडल नहीं करना जानते हो और फिर मैं आपको ये बता दिया तो आप बोल रहे हो सर ये अच्छा था सर, इसका मतलब फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। ये पता होना अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ पता है तो यूज करो इसको, कोई इशू नहीं। लेकिन आप बोलोगे क्योंकि ये तो इसी फॉर्मेट के लिए है, ये तो सिर्फ इसी फॉर्मेट के लिए है, ऐसा की दुनिया के हर फॉर्मेट के लिए इसको अप्लाई कर सकते, नो नो नो, ये इसी फॉर्मेट के लिए है। ओके, हाँ, बाकी आपको ये आना चाहिए, दिस वन, ठीक है, गुड, यस सर। चलो आपके पास ये भी है, पहले मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 दिख रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 होगा, यस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या क्या था, ए और बी, यस। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वाई डेस इक्वल टू क्या हुआ सर, ए हुआ प्लस 2bx हुआ सर, एक्स स्क्वायर का, यस सर। इक्वेशन 1, यस, इक्वेशन 2, यस। एक बार डिफरेंशिएट कर तो सर वाई डबल डेस इक्वल टू क्या हुआ, ए का 0 और ये 2b आ गया। अगर मैं बोलूं कि ये 2b की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, कलर चेंज कर लेता हूं, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, क्या वी गेट वाई डेस इक्वल टू ए प्लस 2b की वैल्यू कितना हो गया वाई डबल डेस, वाई डबल डेस एक्स हो गया। यहां से ए की वैल्यू क्या निकल रही है सर, वाई डेस माइनस एक्स वाई डबल डेस निकल रही है, ए निकल गया, यहां से बी निकल गया, ए और बी की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो पुट कर देता हूं, ध्यान से देखना। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी सर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देखना। अब a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू है वाई डेस माइनस एक्स वाई डेस, वाई डेस माइनस एक्स वाई डबल डेस इंटू क्या है एक्स है, ये ए एक्स हो गया, ठीक है, एक्स वाई डबल डेस, बिल्कुल। अब बी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी सर, बी की वैल्यू वाई डबल डेस बाई 2 था, वाई डबल डेस बाई 2 था बी की वैल्यू, और इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2y हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x, ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूं तो 2x वाई डेस माइनस 2x स्क्वायर वाई डबल डेस प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस। तो ध्यान से देखा जाए तो 2y इक्वल टू 2x वाई डेस माइनस ये कितना आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस माइनस 2x वाई डेस प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आंसर मेरे पास। सॉल्व करना तो हम जान गए थे, तो ये हम आंसर ला ली, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सर क्या इसका शॉर्टकट में सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसका शॉर्टकट में, कैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं कि y इक्वल टू क्या था आपके पास, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास y, ये y डेस और ये y डबल डेस, बिल्कुल सही है। ये x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर 0, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन सर 2x और फिर 2 सर, ये। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो ये आपके पास
फर्स्ट और ये आपके पास, तो हमको जो दिखता है आपके पास कि यहाँ से अगर जब हम देखते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है आपके पास, तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो थर्ड पोजीशन है, ये ऑड नंबर है, तो x माइनस एक्स के साथ आएगा, डिटर्मिनेंट 0 याद रखना। तो माइनस एक्स के साथ क्या आया, ये कैंसिल, 2 इंटू वाई डेस, 2 वाई डेस माइनस 2x वाई डबल डेस, ये आपके पास आया x के साथ। फिर ये 1 जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इवन पोजीशन है, 1 के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल, y इंटू 2, तो 2y माइनस और y डबल डेस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस इक्वल टू 0। तो अब आपके पास अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कितना आ रहा है, माइनस 2x वाई डेस प्लस 2x स्क्वायर वाई डबल डेस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस में ये और ये प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा सर, ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस ही बचा, ठीक है, ये दो को मिला लिए। फिर माइनस 2x वाई डेस हो गया, माइनस 2x वाई डेस हो गया, फिर कितना हो गया 2y इक्वल टू 0। क्या यही आंसर था हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस माइनस 2x वाई डेस प्लस 2y, सेम आंसर, द शॉर्टकट। अच्छा, कभी कभी ये सब देख के बच्चा स्टूडेंट हैप्पी हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये सही है करके, लेकिन आपको अगर ये नहीं आता, एलिमिनेट करना नहीं आता, डिफरेंशिएट करना नहीं आता, ये बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है, तो ये अच्छी बात नहीं। तो ये तो शॉर्टकट था, तो बता दिया मैं, और ये इन्हीं फंक्शन के लिए वैलिड है, याद रखिएगा, इन्हीं फंक्शन के लिए वैलिड है। ये आपके पास था, बोला कि वेरीफाई करो, ये आईआईटी का क्वेश्चन था आपके पास, इस टाइप का एक वेरीफाई, मतलब जब कन्वेंशनल पेपर होते थे, वेरीफाई करने को बोला था कि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको वेरीफाई करना था, मतलब प्रूव करना था। ये आईआईटी जेईई का आपके पास एक लिया, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को वेरीफाई करना है कि इसका सॉल्यूशन से, तो मेरे को तो इतना दिख गया कि इसमें 2 कांस्टेंट है और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसलिए कांस्टेंट दिख रहे हैं पर्टिकुलर, 3 और 4 है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अच्छा, आप सोचोगे सर कभी आप जनरल सॉल्यूशन कभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अरे भैया पढ़ाऊंगा ना अगला लेक्चर से, तो सॉल्यूशन ही चालू होने वाला है, तो डोंट वरी फॉर दैट। आप अगर जिंदगी में कभी नहीं सुने हो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हो, आप जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन बारों में इसके बारे में कंफ्यूज होते, तो डोंट वरी, वैसे भी मैं 0 से स्टार्ट किया, तो मेरे को प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, ये अगर इसका सॉल्यूशन है, तो इसका अगर मैं फॉर्म करूं, इसको अगर मैं फॉर्म करूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनना चाहिए। तो क्या है y की वैल्यू, सर y की वैल्यू तो दिख रही है आपको, वो तो बोल रहा y की वैल्यू क्या है, सर y की वैल्यू है 3 cos log x, एक्चुअली मैथ्स में log x मतलब ln x ही होता है, याद रखना, बाय डिफॉल्ट इसका बेस e होता है, ये ln x ही होता है बाय डिफॉल्ट। मैथ्स में जब आप लिखते हो ना, तो log x का बेस e होता है, कोई बोलता नहीं है, इसका मतलब ये ln x ही है, ये log बेस 10 नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कंफ्यूज मत हुआ करना, जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो log का बेस e है, ln x ही है। इसका मतलब है कि मैथ्स में आपके पास ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आपको क्लियर है कि ये आपके पास है 3 cos ln x, पहले ही बता चुका हूं, आप कैलकुलस में से पढ़े हो तो 4 sin ln x, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि ये log का बेस e रहता है, नेचुरल बेस, नेचुरल दैट मींस द ln x ही रहता है। बस मैथ्स में सिर्फ log लिखने से चल जाता है, मैथ्स में log लिखो ln लिखो बहुत आसान, तो बेस 10 नहीं रहता है, ओके ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो सर नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 पता है, कैसे पता चल गया 2 कांस्टेंट, अरे ये है ना आपके पास ये ठीक है, धीरे धीरे जब आप सीनियर होते जाते हो तो थोड़ा गुड आइडिया होता है। सर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, कर दो, तो वाई डेस इक्वल टू क्या होगा, 3 cos ln x है, तो सर 3 cos log x, मतलब बार बार बेस ई तो लिखूंगा नहीं, तो 3 cos log x का कितना हो गया सर, माइनस 3 sin log x, अच्छा हाँ, cos का साइन हो गया, इनटू log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर, 1/x, बिल्कुल सही, और 4 sin log x का सर 4 cos log x मतलब ln x, और फिर log x का 1/x। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना चालू करूं तो ये बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि अब ये बाई पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बाई पार्ट में डिवाइड होगा, कैसे, फिर ये एक फंक्शन बन गया और ये एक और बन गया, फिर बाई पार्ट डिफरेंशिएशन चालू, फिर 1/x का तो जानते हो फिर कि माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर मैं स्मार्टली सॉल्व कर लूं, स्मार्टली अगर मैं सोचूं, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं होगा, वैसा तो करते ही है, पूरी दुनिया वैसे ही करती है, नॉर्मल कैलकुलेशन, एक्स को अगर मैं इधर ला लूं तो एक्स वाई डेस हो जाएगा, देखो एक्स को इधर ला लिया, अब क्या बचा पता है, माइनस 3 sin log x, अच्छा हाँ, प्लस 4 cos log x, एक्स को उधर लाने से
ये आ गया। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास है क्या पता, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच की बात कर लिए कि एक्स इधर लानी है से, एक्स वाई डेज इक्वल टू क्या बचा सर, -3 साइन लॉग एक्स, -3 साइन लॉग एक्स जो ln x है, मैथ्स पढ़ रहे हो भाई आप, +4 कॉस लॉग एक्स, +4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, ओके। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो इसको ये बाई पार्ट डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, क्योंकि कभी कभी एक नॉर्मल स्टूडेंट डर जाता है, अच्छा स्टूडेंट को तो डर नहीं लगता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट इतनी बात से डर जाता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं बोलूंगा इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स पहला फंक्शन हुआ और वाई डेज का डिफरेंशिएशन करो तो वाई डबल डेज हुआ, अच्छा, फिर वाई डेज पहला फंक्शन और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। ये डिफरेंशिएट जब आप किए, डिफरेंशिएट जब किए तो इसमें इशू नहीं चाहिए यार, अगर इसमें इशू आ गया तो फिर डिफरेंशिएशन का मजा खत्म हो जाएगा। ये देख लो आप, ये तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, साइन का कितना होगा -3, साइन का कितना होगा कॉस, तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x सर, ठीक है, और 4 कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन, तो -4 साइन लॉग एक्स, और कितना सर 1/x, फिर से इधर था आपके पास। अच्छा, अब x को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज बिल्कुल, और एक्स वाई डेज हो गया, उधर वाला x ला लिया, इधर क्या बचा -3 कॉस लॉग एक्स, -4 साइन लॉग एक्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या इंटरेस्टिंग बात है, इतना तो दिख गया होगा आपको लॉग एक्स, क्या इंटरेस्टिंग बात दिख गया होगा, ये जो लिखा आपके पास जो y गिवन था क्वेश्चन में, ये जो y गिवन था और ये जो दिख रहा है ये -y है, इसका मतलब है कि अगले स्टेप में ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज प्लस एक्स वाई डेज, और ये -y है, ये -y, तो इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, और ये -y इधर आ गया तो +y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, द सेकंड ऑर्डर लीनियर है नॉन लीनियर है, द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस है, वाई लीनियर नॉन लीनियर क्यों नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर होने से नॉन लीनियर नहीं होता है, ये तो मैं पढ़ाया हूं 2 क्लास में बिना, अच्छा जिसको आइडिया रहता है वो नॉन लीनियर चिल्लाने लग जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या देखना है और क्या सोचना है, उसको ये नहीं पता इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। फिर होमोजेनियस आपके पास, क्योंकि ये वाई आपके पास इक्वल टू 0, तो सिर्फ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की फॉर्म में इक्वेशन है। अच्छा, वेरीफाई हो गया क्या, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, यस सर वेरीफाई कर दिए सर, यस वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। बस इसमें अच्छा कंसेप्ट क्या था पता है, ये 1/x को सही तरीके से यूज करना, नहीं तो टाइम लगता, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता, फिर टाइम लगता, लेकिन स्मार्टली सॉल्व कर लिया, इसलिए मैं लिखा था स्मार्टली आप कैसे डील करते हो। इसलिए मैथ में जितना आप प्रैक्टिस में रहते हो तो आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहती है और बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। अभी 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन। बोला कि एक फिगर आपके पास प्लॉट है और फिगर को देखने से पता चल रहा था, फिगर में ये आपके पास ओरिजिन है, ऊपर का इक्वेशन लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे का लिखा था y इक्वल टू -x स्क्वायर बाई 2। ध्यान देखो, ये था एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये था -x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और बोला था कि द फंक्शन सोन इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ये जो फंक्शन दिख रहा है फिगर के फॉर्म में, ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फंक्शन और सॉल्यूशन एक ही बात होती है। अब ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और इनिशियल कंडीशन 0, इसका क्या मतलब है, डोंट वरी फॉर द इनिशियल कंडीशन, सब बातें करने जा रहे धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो इस बात को इग्नोर कर दो कि इनिशियल कंडीशन 0 क्यों बोल दिया था, अगले क्लास में ये सब बातें होगी ना, सब होगी। अच्छा, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि सर ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को फंक्शन अगर मेरे को पता है, क्या फंक्शन पता है, ये आपके पास था, पता है, ध्यान से अगर देखोगे आपको तो क्या दिखेगा पता है, आपके पास क्या दिखेगा भैया, ध्यान से देखने से, ध्यान से देखने से दिखेगा कि y की वैल्यू पता कैसा है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 पे -x स्क्वायर बाई 2, इक्वल टू क्यों डाला, कंटिन्यूअस फंक्शन तो इक्वल टू लिख सकता था, इतना तो पढ़ाया हूं, दिस फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता था, इक्वल टू लगाया हूं, कंटिन्यूअस फंक्शन तो देयर इज नो इशू, यही यही आपको दिख रहा है, देखो जाते हैं, हाँ सर यही दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, यही तो दिख रहा है, यस सर। अब मेरे को बताओ कि इसको अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएट करो dy बाई dx करो तो क्या होगा, सर dy बाई dx करोगे तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो x बचेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बचेगा, x ग्रेटर देन 0। अच्छा, आपको ये नहीं सोचना कभी भी कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन वही साइन कॉपी हो जाता है, एक्स और माइनस एक्स आ रहा है आपके पास, अब इक्वल टू साइन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये साइन कॉपी पेस्ट हो जाता है, नो नो नो, जब फंक्शन दिया तो एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए वी कैन राइट इक्वल टू। अब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, पता आपके पास डिवाइड बाई डीएक्स क्या है, ये एक्स है आपके पास, एक्स ग्रेटर देन 0 पर माइनस एक्स है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आप एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स होगा, और पता है इसी को डिवाइड बाई डीएक्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेशन किसकी पता है आपके पास, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन। अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़े हो, क्या अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से अगर आप पढ़े हो तो फिर आपको पता होता कि यार ये मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड एक्स का फिगर, ये मॉड एक्स का फिगर ये एक्स है, तो मॉड एक्स में एक्स ग्रेटर देन 0 पे जब आप एक्स ग्रेटर देन 0 बोलते हो तो ये आता है, और एक्स लेस देन 0 बोलते हो तो फिर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आप एक्स पुट करते हो, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा। एक्स लेस देन 0 पे जैसे एक्स के लिए -2 पुट करो, इसमें -2 पुट करो तो +2 आएगा, तो डिवाइड बाई एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड एक्स ही आ रहा है, ये स्टाइल है एक मॉड एक्स फंक्शंस का, ये द वी शेप्ड दिस वन, ये, और x इक्वल टू 0 पे आपके पास अगर ध्यान देखा जाए तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता आपके पास, तो फिर हम ऐसा लिख देते हैं कि x है और माइनस एक्स है। आप बोलोगे सर मैं इक्वल टू 0 लिख ही देता ना सर, x इक्वल टू 0 पे, तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलोगे तो सर ये डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, तो यहाँ लिख सकता हूँ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा, मतलब कोई मेरे से बोले कि एक बार डिफरेंशिएट करने का मन है क्या, तो मैं एक बार और डिफरेंशिएट करके अगर दिखा दूं आपको एक बार ऐसे, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू मॉड एक्स है बस, डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू मॉड एक्स के भी आंसर लिखा है, ये डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू मॉड, आज आंसर आ गया डी आंसर, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं कि ये सही है, वाई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटीन्यूअस फंक्शन है, उस समय मैं बोल रहा था कंटीन्यूअस नहीं, कंटीन्यूअस है भाई, 0 पे 0 ही आएगा, बट तो ये डिवाइड बाई डीएक्स था, ठीक है सर। आपके नॉलेज के लिए अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, सर क्यों कर रहे हैं, अरे नॉलेज की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, एक बार आपके पास अगर डिफरेंशिएट कर दूं सेकंड ऑर्डर आपके नॉलेज के लिए, तो क्या होगा पता है आपको, क्या होगा बताओ सर, x ग्रेटर देन 0 पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये x ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स का -1 होगा, अब ये कंटीन्यूअस नहीं है, अब इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू 0 में 1 और -1 अलग अलग होता है, पता है आपके पास क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पे 1 है और x लेस देन 0 पे -1 है, ये और ये -1, ये सिग्नम फंक्शन होता है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो ये सिग्नम एक्स का फिगर होता है, सिग्नम एक्स, इसका मतलब है कि अगर ये लिखा होता ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्नम एक्स होता है जो मॉड एक्स है, ये था आपके पास, अगर ऐसा सेकंड ऑर्डर अगर इक्वेशन लिखा होता सॉल्यूशन में, तो पता आपके पास किसका आंसर होता, सिग्नम एक्स का। अब आप बोलोगे सर सिग्नम एक्स क्या होता, पढ़ाया हूं भाई कैलकुलस में, इधर +1 और -1, ये एक्स्ट्रा बातें की हम, यही पे खत्म हो गया था आपका डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जैसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, हमारा डी आंसर आ गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालता तो मेरे पास कितना आता पता, सिग्नम एक्स आता, +1 आता और -1 आता, और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इतनी एक्स्ट्रा बातें पता होना चाहिए, कुछ था नहीं, बट फिर भी एक स्टूडेंट डर जाता है, मतलब उसको लगता है कि यार मैं अभी कैसे करूं, एक तो मॉड एक्स भी देख लिया सॉल्यूशन में, अब सोच रहा मैं क्या क्या करूं, मतलब एक डर तो होता है नो डाउट, बट मैं बोल रहा हूं कि ये एक फंक्शन दिया था और बोला था कि किसका है आपके पास, तो आप 4 बार सॉल्व मत करो, देखो एक तरीका तो है कि मैं पहले को सॉल्व करूं दूसरे को सॉल्व करूं, सॉल्यूशन मेरे को अगर आता है तो मैं 4 बार सॉल्व करूंगा, 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा किसका आंसर है, या मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते आना चाहिए, तो मैं इसी से स्टार्ट किया कि भैया ये वाई था डिफरेंशिएट करो, और ये आपके पास जो बना ये मॉड एक्स बना और आंसर आ गया था, बट एक बार और डिफरेंशिएट करता मैं तो फिर ये सिग्नम फंक्शन बनता, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ऑप्शन में यहाँ पे सिग्नम एक्स होता तो सर, या 1 नहीं होता और सिग्नम एक्स होता तो फिर तो डी भी आंसर होता और ए भी होता और ये एमएसक्यू क्वेश्चन बन जाता। तो एक स्टूडेंट हो सकता है कि सिग्नम एक्स को देख के बड़ा मजेदार अच्छा फील नहीं किया, सर ये क्या नया चीज सर मैथ्स में, आप में से हर, इसलिए तो बोला हर एक लेक्चर में से पढ़ा करो, हर एक लेक्चर में तो जितना भी पढ़ा है। चलो गेट 2010 आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्वेश्चन है बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन गिवन बाय द फंक्शन, ये जो सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, अगेन इसको सॉल्व करूंगा सॉल्यूशन निकालूंगा, इसका निकालूंगा, चारों का सॉल्यूशन निकाल के प्रूव करूंगा कि किसका है, या मेरे को इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट कर सकता हूं इसी से, कैसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं, ये देखो वाई डेज कर दिए, डिफरेंशियल स्टार्ट कर दिए सीधे, साइन का कितना होता है कॉस और 3 बार आ गया तो 5 और 3 15 कॉस
3x प्लस पाई बाई 3 आ गया, देखो ध्यान से, अरे डिफरेंशिएट किया भैया, y डबल डेज करूं तो फिर से 3 45, लेकिन माइनस भी आ गया और कॉस का साइन माइनस साइन, 3x प्लस पाई बाई 3। अच्छा ध्यान से देखना, y डबल डेज है, मतलब 5 अगर मैं हटा दूं तो कितना हो जाएगा 9, तो -9 इंटू कितना हो गया 5 साइन 3x प्लस पाई बाई 3। और अगर मैं बोल रहा हूं कि यार ये क्या है, तो ये तो y है, तो y डबल डेज इक्वल टू आ रहा है -9y। तो अगर y डबल डेज इक्वल टू -9y आ रहा है तो फिर y डबल डेज प्लस 9y इक्वल टू 0, ये आंसर। और ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सी आंसर मैच कर रहे हैं, सी आंसर आ गया। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, ऑप्शन मैच करना था आपके पास, तो सी आंसर आ गया ये। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो क्या करोगे, फिर चारों का सॉल्यूशन निकाल के चेक करोगे कि ये किसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो अभी हम पढ़ने वाले, इसलिए फॉर्मेशन भी आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा आया नहीं, इसलिए बहुत बार लोग स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है, बोलता सर फॉर्मेशन तो आता नहीं सर, इसलिए सब लोग सॉल्यूशन तो कूद जाते हैं, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन उस फीलिंग के साथ स्ट्रांग नहीं होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पीआई और बहुत सारी बातें सीख जाते हैं, क्योंकि बी में भी हम पढ़ते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इसेंस है, उसकी जो जबरदस्त फीलिंग है, उसमें कमी रहती है, इसलिए जो डर है वो डर जाता नहीं है जब कोई आपको हवा में उछालेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भैया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसमें ऑर्डर पूछा है बस। कोई बोलेगा सर ऑर्डर पूछा है सर, ये तो सिंपल ही बात हो गई, ऑर्डर अगर पूछा है तो आपके पास c1 cos x प्लस c2, आपको अगर बात करना है तो ऑर्डर पूछा है। अगर मैं से पूछा जाए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, अच्छा ऑर्डर पूछो तो बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सर 2 है सर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, यस सर, c1 c2, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा सर 2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि y डेज करो तो कितना होगा सर, डिफरेंशिएट करूंगा सर तो -c1 साइन x प्लस c2, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डेज इक्वल टू कितना होगा, साइन का कॉस, तो -c1 cos x प्लस c2 होगा। ध्यान से देखा जाए कि क्या है, तो बोले सर ये -y, तो ये यार आंसर आ गया y डबल डेज प्लस y इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, 2 बार डिफरेंशिएट किए, तो ऑर्डर 2 था आपके पास, ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर तो वैसे ही बता दिया, और ये एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना ली, तो सर क्यों लिए सर, ऐसे ले लिया यार। अब मेरे को बताओ कि इसमें आपके पास कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है सर 4, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट 4 है, c1 c2 c3 c4, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, तो कोई बोलेगा 4, बट कोई होशियार होगा तो बोलेगा नहीं सर 4 गलत है सर, 3 होगा सर, क्यों, बोले सर इसको मिक्स कर देंगे सर, c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 को सर मिक्स कर देंगे सर, ठीक है, तो सर 3 होगा, मैं बोल रहा हूं 3 भी गलत होगा, कोई होशियार होगा तो बोलेगा c1 c2 तो सर एक कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई बोलेगा 2 होगा, तो क्या 2 पॉसिबल है, क्या 2 पॉसिबल है, तो देखते हैं अपन क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख ले। इसलिए ना थोड़ा सा आपके पास अगर सिचुएशन कभी कोई आपके लिए क्रिएट कर रहा है अच्छी सिचुएशन, c1 प्लस c2 है, ध्यान देखना भाई, e की पावर x, c3 e की पावर x प्लस c4, ठीक है। कोई बोल रहा है कि सर ये c1 प्लस c2 तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन, ये d लिख देते हैं अपन, लिखे d1, ये चलो d1 लिख दिए, d1 e की पावर x हो गया सर, और ये c3 था e की पावर x और e की पावर सर c4 लिख देंगे ना सर, देखो, तो सर y इक्वल टू d1 e की पावर x प्लस c3 और e की पावर c4 तो कांस्टेंट हुआ ना पूरा,
C3 और a की पावर C4 तो कांस्टेंट हुआ पूरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको मैं एक ही कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, D2 e की पावर x। क्या हुआ? D2 की वैल्यू, एक कांस्टेंट लिया और पूरे कांस्टेंट को हटा दिया, C3 e की पावर C4, ये तो पूरा कांस्टेंट। ये देखो, इट्स गुड। तो सर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हुआ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। कोई बोलेगा ऑर्डर, मैं बोलूंगा नहीं ये भी गलत है। सर ये गलत कैसे हुआ? देखो ना, ये गलत कैसे हुआ? आपके पास e की पावर x को कॉमन लोगे तो क्या आएगा? सर d1 प्लस d2, और d1 प्लस d2 को, d1 प्लस d2 को मैं फिर से कोई कांस्टेंट लिख सकता हूं। d1 प्लस d2 को मैं c लिख दिया, कैपिटल C, तो c e की पावर x। ये पता, अब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 1 आंसर सही था आपके पास, पता है? आंसर आपके पास 1 सही था, जबकि 4 आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे थे और ऑर्डर 1 था। अच्छा, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? वाई डेज करूंगा तो कितना आएगा बताओ? अगर मैं बोलूं कि इसका वाई डेज करो, डिफरेंशिएट करो, तो वाई डेज करो तो क्या आएगा? सर c e की पावर x ही तो आएगा। तो c की पावर x क्या है? y है। इसका मतलब है y डेज इक्वल टू y आया। इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ y डेज माइनस y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें 4 कांस्टेंट थे तो भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 आया। इसलिए इफेक्टिव कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आप बोलते हो, तो अगर आप, क्योंकि हर जगह कोई इशू होता नहीं है, आप बोलते हो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में भी लिखा रहता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ऐसा लिखा रहता है। अब इस चक्कर में तो मिस्टेक हो गया था, 4 कांस्टेंट दिख रहे थे। और भी बेटर वर्जन क्या हो सकता है? और भी बेटर वर्जन क्या हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट, ये बेटर वर्जन होगी। बट इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ऐसा कोई परेशान करता नहीं आपको, ऐसा कोई परेशान करता नहीं इतना। लेकिन फिर भी आपको कोई ऑर्डर पूछे तो कोई आंसर 4 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, आंसर इज 1। देखो, इसलिए बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करेगा। बाकी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन की बात करने वाले। आई होप कि आपको सब बातें क्लियर हुई। मैं ट्राई किया कि आपको फॉर्मेशन की बात कर सकूं। डिफरेंस, लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिया मैं, तो सब लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बुक में भी लिखा रहता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। मैं बोला नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट, कभी जरूरत पड़ गई तो ये काम आएगा आपका। इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट जो इफेक्टिव है, वो 4 दिख रहे थे, 4 थे नहीं, वो एक ही था। 4 दिख रहे थे बट वो था कितना? एक ही था। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में सॉल्यूशन में मिलेंगे। लेकिन ये 3 क्लास फंडामेंटल क्लास थी। ये जो आज की तीसरी क्लास है, तीनों क्लास फंडामेंटल क्लास थी। इस पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस बनाएंगे और यहां से भागेंगे अपन, यहां से। और मैं तो आपको प्रॉमिस किया हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ये फंडामेंटल 3 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे ही सॉल्यूशन की बात करना इज नॉट गुड, वो तो अपन करेंगे और बहुत अच्छे वे में करेंगे। अच्छा आना चाहिए आपको। जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो आप आईडी के प्रोफेसर को पसंद है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सब बातें करूंगा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में। ठीक है, हम कंफर्टेबल फील करेंगे। कमेंट्स करते जाइएगा आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो, सिंपल लग रहा हो, लेकिन मैं फिर भी, मेरा स्टाइल है कि मैं आराम से आपको सब बातों को कवर करने का पूरा ट्राई कर रहा हूं, कुछ भी बातें आपसे अछूती ना रह जाए। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।